सो यस, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? ओके, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। सो प्रीवियस क्लासेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? कुछ सैम्पल पेपर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए उसको आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? एंड आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा है उसका लगभग सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना? तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट? सबसे पहला काम होगा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना, जो कि क्या होगा, A इज इक्वल टू जितने भी इक्वेशन दे रखे हैं उन सबका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इसका 2, 3 एंड 10। प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद 4, -6 एंड 5, 6, 9 एंड -20। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना? उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स और बनाते हैं जो कि होता है एक्स, है ना? एक्स मैट्रिक्स जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो किसका किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड का। तो यहां पे क्या है, 1/x है, 1/y है एंड 1/z है, ठीक है? उसके बाद एक और मैट्रिक्स होता है बी, है ना? तो मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, ये जो भी इक्वल है हमारे पास 4, 1, 2, राइट? सो ये क्या हो गया, 4, 1 एंड 2, ठीक है? अब यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर यहां से आप देखोगे ना तो ऐसा हो रहा होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना? अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा, है ना? मतलब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है? मतलब हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना? अब मैट्रिक्स का इनवर्स कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करना। तो ए का डिटर्मिनेंट, राइट? अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 20 इंटू 6, तो 26 जा 120 माइनस 9 5 जा 45, ठीक है? उसके बाद सेकेंड में आएगा तो -3 ब्रैकेट। अब यहां से क्या हो जाएगा, हमें इस और इसको, यानी इस रो को और इस कॉलम को हाइड करना। तो क्या हो जाएगा, -20 इंटू 4 -80, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। क्लियर है ना? उसके बाद 10 + 10, तो 10 वाले में क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको और इसको हाइड किए थे, 9 4 जा 36 एंड 6 6 जा 36, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 120 माइनस 45, 75 इंटू 2 इज 150 माइनस, अब देखो ये -80 -30 -110, है ना? इन दोनों का क्या हो जाएगा, -110, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 330 प्लस ये कितना होगा, 36 + 36 72, 72 इंटू 10 इज 720, राइट? अब इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, तो 0 हो गया। 2 + 3 5, 5 + 5 इज 10, 7 3 10 + 1 11 एंड 1 12, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास कितना, 1200, जो कि यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। आपको ये चीज ध्यान में होगा कि ए इनवर्स क्या होता है, इज इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। और एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स वगैरह निकालते हैं ना। तो पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको फिर से लिखते हैं और इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं पहले। तो हमारे पास है 2 3 10, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, 2 3 10, then 2 3 10, 4 minus 6 5, 4 minus 6 5, एंड इसके बाद क्या है हमारे पास 6 9 minus 20, 6 9 minus 20, ठीक है। यही हमारे पास मैट्रिक्स ए है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करना है ना। तो कोफैक्टर का अगर आपको ध्यान में होगा तो कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे और उसके बाद डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये कौन सा है, a11 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a11। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, a11 हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर 1 प्लस 1, डिटर्मिनेंट क्या, तो इस 2 को रखेंगे और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड कॉरस्पॉन्डिंग रो को ढक देंगे। तो क्या मिलेगा हमारे पास -6 5 9 -20, सो -6 5 9 -20, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ये -1 पे पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, जो कि इवन हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 26 120 एंड -45, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 75, ठीक है। यानी जो कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या हो जा रहा है, सपोज इसको हमने सी मान लिया, कोफैक्टर का जो हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करा, तो ये क्या हो जाएगा 2 का कितना है 75, ठीक है। इसी तरह से अब 3 का फाइंड आउट करना है हमें, सो 3 के लिए क्या करेंगे, यस 3 के लिए क्या करेंगे फिर से देखते हैं। सो 3 हमारा कौन सा है, अगर ये देखोगे तो 3 कौन सा है, A1 2, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 ऑड है, तो -1 पे ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा। और देखते हैं वैल्यू क्या होगा, तो इसको और इसको क्लोज करेंगे तो 4 5 6 -20, 4 5 6 -20, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, माइनस में 80 एंड 30, -80 एंड -30, तो 110 नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 110। अब 3 फाइंड आउट करना है, तो A13 1 प्लस 3 4 होगा, पॉजिटिव होगा, तो ज़्यादा इधर नहीं करेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 -6 6 9, सो 4 -6 फिर 6 एंड 9, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 एंड 6 6 जा 36, दैट मीन्स 72 आ गया, ठीक है। अब इस तरह से हम चलेंगे इसके लिए, है ना, ओके। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो A ये हो जाएगा A21, तो 21 मतलब 2 प्लस 1 3, तो नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 4 के लिए कर रहे हैं तो ये और ये, तो हमारे पास 3 10 9 -20, 3 10 9 -20। इसके लिए शॉर्टकट भी होता है, वो बाद में बता दूंगा मैं, पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस ये क्या हो जाएगा -60 एंड -90, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 9 15, यानी 150 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 150, राइट, ओके। अब हमारे पास क्या बचा है,
A22 A22 तो -1 पे 2 + 2 4 और 2 के लिए मतलब इस -6 को रखना है तो क्या हो जाएगा 2 10 6 -20 सो 2 10 6 -20 इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा राइट तो -40 एंड -60 तो -40 -60 कितना हो जाएगा -100 ओके अब चलेंगे 5 के लिए तो 5 के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा कि 2 + 3 5 है ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6 9 2 3 6 9 9 2 18 -18 0 हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया ठीक है ओके अब हमारे पास क्या करना है अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 6 के लिए तो 6 के लिए क्या हो जाएगा अगेन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 and 1 4 तो पॉजिटिव होगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 10 -6 5 3 10 -6 5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 15 एंड +60 तो 75 राइट ओके अब इस 9 के लिए करेंगे तो 9 में क्या है 3 and 2 5 तो नेगेटिव होगा और मैट्रिक्स इस 9 के लिए रखेंगे तो 2 10 4 5 2 10 4 5 तो यहां से क्या हो जाएगा 5 2 10 एंड -40 तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में तो -30 तो फाइनली हमारे पास 30 हो जाएगा ठीक है ना 10 -40 -30 माइनस लगा हुआ तो 30 हो जाएगा फिर से देख लेते हैं 9 के लिए 2 10 4 5 2 10 4 5 2 10 4 5 ठीक है उसके बाद ये फाइनल बच गया -20 के लिए ठीक है तो -20 के लिए क्या हो जाएगा 2 3 4 -6 इसका वैल्यू और ऑब्वियसली ये 3 + 3 हो जाएगा तो 6 तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या होगा -12 दैट मीन्स -24 तो यहां तक आई होप कि क्लियर होगा यस यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो हमने ये क्या फाइंड आउट कर लिया को फैक्टर जो भी हमारे पास था ना ये क्या यहां से क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ फाइंड आउट कर रहे हैं है ना अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे यस अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ओके अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें दैट मीन्स सी टी करें यही होता है ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज में क्या होता है रो चेंज होता है कॉलम में या कॉलम चेंज हो जाता है रो में तो ये कितना हो जाएगा 75 110 एंड 72 यहां पे क्या हो जाएगा 150 -100 और 0 हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा 75 30 एंड -24 क्लियर है यहां तक क्लियर होना चाहिए अब क्या करेंगे हम अब हमारे पास क्या पता है कि x = A इनवर्स B होता है ना तो सबसे पहले हमारा काम होगा A इनवर्स फाइंड आउट करना तो A इनवर्स क्या हो जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ A अभी हमने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे B से ठीक है ओके और XYZ हमारे पास क्या है अगर आपको ध्यान हो तो XYZ क्या है 1/x 1/y एंड 1/z यही तो है ना अब फाइंड आउट करते हैं सारा ओके सो एडजॉइंट ए हमारे पास ये रहा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1200 हमने फाइंड आउट कर लिया तो ऑलरेडी ठीक है ना ओके अब हमारे पास ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में क्या है 75 150 75 ठीक है 110
-100 एंड 30, उसके बाद 72 0 एंड -24। क्लियर है यहां तक? इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? मैट्रिक्स बी से। अगर मैट्रिक्स बी आपको ध्यान में हो तो मैट्रिक्स बी क्या था, एक बार देख लेते। मैट्रिक्स बी क्या था? मैट्रिक्स बी था 4 4 1 2। तो मैट्रिक्स बी है हमारे पास 4 1 2, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अभी बाहर ही रखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये इसका, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल, मतलब 3 क्रॉस 1 जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा हमें, ठीक है। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। सो ये 1/1200, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 4, ये पूरे रो को इस पूरे कॉलम से करेंगे, है ना। तो 75 इंटू 4 300 प्लस 150 इंटू 1 150, फिर 75 इंटू 2 150। क्लियर है? उसके बाद सेकंड, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, तो क्या हो जाएगा? 110 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा? 440, और ये -100 और ये क्या हो जाएगा? 32 जा 60, 72। अब इसको अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना। तो 72 इंटू 4, 72 इंटू 4, 4 2 जा 8 एंड 7 4 जा 28। सो 288 हो गया यहाँ पे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड -48, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ? फाइनली क्या मिल रहा है हमारे पास? तो 1/1200, इसको सॉल्व करेंगे 300 प्लस 1 400 500 600, तो ये हो जाएगा 600। ये हो जाएगा 440 प्लस 60, 500 500 माइनस 100 400। ओके, 280 में से 48 जाएगा तो 240। ओके, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो क्या जाएगा? 600/1200, तो 1/2, और यहाँ पे 400/1200 1/3 एंड 25 5 जा, यस, सो 1/5। ये मैट्रिक्स हमारे पास फाइनली आ गया, और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो यहां से अगर आप इक्वेट करोगे तो क्या होगा? 1/x बराबर 1/2, 1/x बराबर 1/2, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा? x बराबर 2, ठीक है। फिर 1/y बराबर 1/3, सो यहां से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3। फिर 1/z इज इक्वल टू 1/5, सो यहां से z का वैल्यू 5, राइट। आई होप कि ये चीज क्लियर है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट से भी इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल से, बट यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया था। क्लियर है? आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग? पहले फाइंड आउट कर लिए। क्या क्या फाइंड आउट कर लिया हमने? तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है ना, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके बाद एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, एंड देन ये हमारे पास मैट्रिक्स बी निकाल दिया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना जरूरी है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तभी आगे जाएंगे, है ना। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स इसका इनवर्स पॉसिबल है। अगर इनवर्स पॉसिबल है तब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करेंगे।
इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या जानते हैं कि इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर आपने पढ़ा होगा। सो माइनर एंड कोफैक्टर्स हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार किया हमने, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स मान क्या कर लिया था, सी, राइट। हाँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने, ये हमारा क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स था, ठीक है, ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स था। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया, राइट। और जो ट्रांसपोज लेते हैं यही क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पे एडजॉइंट निकल गया और इसको डिवाइड कर दिए किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स, ये हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। और इसको मल्टीप्लाई किए बी से, क्योंकि हमने पढ़ा है ये एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। और वहां से सिंप्लीफाई किए, दोनों पार्ट LHS और RHS को इक्वेट कर दिए, वहां से हमें x, y और z का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू मिला 2, y का वैल्यू 3 एंड z का 5। आई होप ये चीज क्लियर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ कैलकुलेशन करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Find the coordinates of the image of point 1, 6, 3 with respect to line r is equal to j plus 2k plus lambda I plus 2j plus 3k, where lambda is a scalar. Also find the distance of image point from y axis. क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्या कि हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1, 6, 3। इस पॉइंट का हमें इमेज पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पॉइंट का क्या करना है, हमें इमेज पॉइंट फाइंड आउट करना है। सपोज ये पॉइंट P गिवन है, हमने मान लिया कि P डैश इज द इमेज पॉइंट, और ये हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा मान लिया हमने, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इमेज पॉइंट है तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर इस पॉइंट की बात करें जिसको हमने मान लिया Q, इसको मान लिया Q, सो Q क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। Q क्या होगा हमारे पास, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, आपको हो सकता है पूछ दे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात कि हमारा जो इक्वेशन गिवन है ये दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, है ना। अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। वैसे आप इसमें भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर इसको कन्वर्ट करें कार्टेशियन फॉर्म में तो कैसे करते हैं, एक बार जनरल इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई, अब एक a वेक्टर दे दिया, सपोज a1 i प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा और ये वेक्टर जो है सपोज हमने जस्ट एज्यूम करा है b1 i b2 j एंड प्लस b3 k, ठीक है। इतना दूर क्लियर है। ओके, अगर हम इस वेक्टर फॉर्म को चेंज करें कार्टेशियन फॉर्म में तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले x, उसके बाद अगर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b है, इसका मतलब क्या है कि ये a से पास कर रहा है एंड b के पैरेलल होगा। तो a से पास कर रहा है मतलब x माइनस a1 डिवाइडेड बाय इक्वल टू y माइनस a2 डिवाइडेड बाय इक्वल टू फिर z माइनस a3 डिवाइडेड बाय। अब ये इसके
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका सारा कोफिशिएंट दैट इज b1 b2 एंड b3 विथ प्रॉपर साइन, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में है तो नेगेटिव। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म था, ये वेक्टर फॉर्म था और ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, है ना। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया हो आपको। अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर, तो क्या इसका हम कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब ट्राई करते हैं इसको, इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखने का। ओके, सो कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे i का कोफिशिएंट तो 0 है, i का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 डिवाइडेड बाय, इधर i का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा y माइनस j का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय, इधर j का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है 3। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। तो आप लिखोगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन का कार्टेशियन फॉर्म ये हो गया, ठीक है ना। अगर बात करें इसके डायरेक्शन रेशियो का, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो 1 2 3 1 2 एंड 3। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस लाइन पे कोई एक पॉइंट, तो जनरल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइन दिया होता है उसको इक्वेट कर लेते हैं r से, या फिर आप लैम्डा से कर सकते हो, दिया हुआ है ना, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे, क्या लिख रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे क्या होगा, इक्वेट करोगे, इसको इक्वेट करोगे इससे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू आर, x इज इक्वल टू आर, ठीक है। उसके बाद यहां से करोगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, तो 2r प्लस 1। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा कैसे कर रहे हैं। y माइनस 1/2 इज इक्वल टू आर, तो यहां से क्या हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2r, तो y बराबर 2r प्लस 1, ठीक है ना। जस्ट दोनों को ले रहे हैं और वहां से हम वैल्यू y का निकाल दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। ओके, इस तरह से क्या आप z फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो z क्या हो जाएगा 3r प्लस 2, 3r प्लस 2, यानी अगर हम बात करें इस q का, तो ये q पॉइंट हमारे पास क्या मिल गया, तो r 2r प्लस 1 3r प्लस 2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा q पॉइंट का। क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। अब यहां पे देखोगे ना कि PQ एंड ये जो लाइन दिया हुआ है, PQ और जो लाइन दिया हुआ है दोनों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ही होगा। तो परपेंडिकुलर होता है तो क्या करते हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके 0 से इक्वेट कर देते हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या करते हैं, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशियो PQ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा PQ का, तो r माइनस 1, आप r माइनस 1 लो या 1 माइनस r लो, सेम आएगा वैल्यू। सो r माइनस 1 कॉमा 2r प्लस 1 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 2r प्लस 1 माइनस 6, यानी 2r माइनस 5। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा 3r प्लस 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3r प्लस 2 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 1। क्लियर है, ओके। सो यहां तक तो क्लियर है, हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिया, r माइनस 1 2r माइनस 5 और 3r माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब हमें क्या पता है कि ये जो लाइन गिवन है, ये जो लाइन हमें गिवन है और ये जो लाइन है PQ,
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, राइट। तो क्या करेंगे हमारे पास यहां पर, क्या करेंगे, क्या करेंगे यहां पे, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सो 1 इंटू आर माइनस 1, तो आर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू दिस, सो 2 इंटू 2 आर माइनस 5, प्लस अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 आर माइनस 1, 3 इंटू 3 आर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब क्या करें, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा आर माइनस 1 प्लस 4 आर माइनस 10 प्लस 9 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आर प्लस 4 आर प्लस 9 आर कितना हो जाएगा 14 आर, 14 आर माइनस 1 10 30 1 और 10 11 11 3 14, तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्या आप आर का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से आर का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 14 आर इज इक्वल टू 14, सो आर इज इक्वल टू 14 बाई 14 1, आर का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है ना। अब अगर आर का वैल्यू आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, आर का वैल्यू अगर आपको मिल गया तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे, आर का वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 कॉमा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 3, ठीक है। उसके बाद ये तो 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, चलो यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया कि Q का कोऑर्डिनेट पता चल गया, यानी ये क्या हो गया हमारे पास, अगर क्वेश्चन पूछ सकता था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट कर लिया। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो हमें फाइंड आउट करना है इमेज पॉइंट। तो अभी क्या बताया कि Q जो है मिड पॉइंट होगा, तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करें, यहां पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, सो 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2, ये किसके बराबर होगा, तो Q के कोऑर्डिनेट यानी R, दैट मीन्स 1 के बराबर होगा, ठीक है, ओके। अगर यहां से हम सॉल्व करें तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1, तो अल्फा आ गया 1, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम बीटा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर होगा 3 के, तो यहां से क्या हो जाएगा बीटा प्लस 6 बराबर 6, तो यहां से बीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, यस नेक्स्ट किसका वैल्यू फाइंड करना है, गामा का, तो गामा प्लस 3, सो गामा प्लस 3 बाई 2, ये किसके बराबर होगा 5 के, सो क्या हो जाएगा गामा प्लस 3 बराबर 10, तो गामा का वैल्यू 10 माइनस 3 दैट इज 7। सो अल्फा बीटा गामा हमें मिल चुका है, दैट मीन्स इमेज पॉइंट क्या हो जाएगा, सो इमेज पॉइंट विल बी 1 0 एंड 7, सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। तो हमारे पास क्या है 107 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कहां से, वाई एक्सिस से, ठीक है। आपको एक बार चीज ध्यान रख लो कि अगर मान लो हमारे पास एक्स वाई और जेड कोई पॉइंट है और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो वाई एक्सिस से, है ना।
इसका डिस्टेंस कहां से फाइंड आउट कर रहे हो, वाई एक्सिस से। तो करना क्या हमें कि जो y के अलावा जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ दैट इज x, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस z स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारे पास ये डिस्टेंस, है ना। बेसिकली होता क्या है कि y एक्सिस पे क्या होगा हमारा x और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट मीन्स ये जो पॉइंट हो जाएगा 0 y एंड 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी z माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो बस आपको ध्यान रखना ये चीज़ कि अगर y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स एक्सिस से निकालना है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस से निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है वाई एक्सिस से, आई होप कि आपने निकाल दिया होगा। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यस डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 49 50 एंड यस यूनिट्स, आपको ये यूनिट लिखना है क्योंकि डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, यस बेसिक क्वेश्चन था। आई होप कि प्रोसेस आपको ध्यान में आ गया होगा। तो इससे आप क्या क्या फाइंड आउट कर लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लिए और इमेज पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिए, ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस ये भी वैसा ही क्वेश्चन, आई मीन वेक्टर एंड 3D से ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन आर इज इक्वल टू दिस। एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, एक लाइन गिवन है, इस कर रहा है, ठीक है, वेयर लैम्डा इज स्केलर एंड अनदर एरोप्लेन इज फ्लाइंग ऑन द लाइन दिस। एक और एरोप्लेन है जो इस लाइन पे फ्लाई कर रहा है, स्केलर on the lines should they reach so that the distance between them is shortest। अब इस यहां पे अगर मान लो प्लेन फ्लाई कर रहा है, यहां पे अगर प्लेन फ्लाई कर रहा है तो फ्लाई करते हुए इस ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए, ये भी फ्लाई करते हुए ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो क्या आ जाए शॉर्टेस्ट हो जाए, है ना। यही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, यही पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे दोनों प्लेन उड़ता हुआ पहुंचे, जहां से इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो क्या हो जाए वो शॉर्टेस्ट हो जाए, है ना। और अगेन फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ओके, तो अभी जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है वो किस फॉर्म में है, सो इक्वेशन है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा प्रीवियस क्वेश्चन पे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कैसे कन्वर्ट किया था वेक्टर को कार्टेशियन में, है ना। तो अगर लाइन 1 की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें, अगर लाइन 1 की बात करें तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा। यहां पे देखो अगर बात करेंगे a प्लस लैम्डा भी होता है ना, तो a वाला तो 0 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 इक्वल इक्वल, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में यही होता है ना। अब -1 1, सो 1 -1 1। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। सो लाइन 2 का अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालें तो क्या हो जाएगा x माइनस, यहां पे कोफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे कोफिशिएंट i का नहीं है तो 0 इज इक्वल टू y, यहां पे j का कोफिशिएंट -1 है तो इसको प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है -2, गुड, इज इक्वल टू z माइनस, यहां पे k का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय k का कोफिशिएंट 1।
आई होप ये चीज क्लियर होगा, है ना। अब तो है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है ना। तो इस लाइन पे अगर ये पॉइंट और इस लाइन पे ये पॉइंट फाइंड आउट कर ले, अगर दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर ले तो इस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। अगर केवल दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेते, है ना। बट यहाँ पे वैसा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पॉइंट भी पूछ रहा है ना। तो है कोई सा भी पॉइंट निकालना है इस लाइन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको r मान लेते या फिर लैम्डा मान लेते, कोई इशू नहीं, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लैम्डा, x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और z इज इक्वल टू लैम्डा। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा एंड लैम्डा। क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए। इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इतना बराबर मान लेते हैं म्यू, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 इंटू म्यू एंड प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहां से क्या हो जाएगा y प्लस 1, तो माइनस 2 म्यू माइनस 1, माइनस 2 म्यू माइनस 1, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा म्यू, तो ये हो गया म्यू। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। तो लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 माइनस 2 म्यू माइनस 1 एंड म्यू, तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो क्या होना चाहिए, ये इस पे परपेंडिकुलर और ये भी इस पे परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तभी ना फाइंड आउट कर लेते जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अब अगर हम यहां पे डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना चाहें, किसका डायरेक्शन रेशियो, किसका डायरेक्शन रेशियो, ओके। पहली बात तो हम अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं, जो कि यूज होने वाला है, एक बार यस, अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखते तो हम क्या आया था, x/1, तो क्या आएगा 1 और -1 एंड 1, ठीक है। और इस वाले लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो लिखें तो क्या आ जाएगा, इस वाले के क्या आएगा 0, -2 एंड 1। ये चीज ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन, सपोज हमने ये पॉइंट P माना है और ये Q माना है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो लैम्डा -1, लैम्डा -1, उसके बाद माइनस लैम्डा माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा फाइनली माइनस लैम्डा, और माइनस करेंगे तो +2 म्यू एंड +1 हो जाएगा, एंड लैम्डा माइनस म्यू। क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया, ओके। अब यहां तक तो क्लियर है। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट, ये जो PQ होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी PQ इस पे परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, ओके। तो यही चीज करेंगे। सो PQ परपेंडिकुलर टू L1, जो हमने L1 मान रखा था इसको, इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या जाएगा 1 इंटू लैम्डा -1, 1 इंटू लैम्डा -1 यानी लैम्डा -1 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू दिस, तो यहां क्या जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये -2 म्यू और -1 हो जाएगा, एंड लैम्डा माइनस म्यू इंटू 1, तो क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। सो यहां से क्या मिलेगा हमें, लैम्डा 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 3 लैम्डा 2 म्यू म्यू, सो -3 म्यू, ओके, एंड -1, तो -2, तो इधर जाएगा तो 2। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आया, 3 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 2।
3 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और फिर से चलते पीछे, ओके। फिर से अब ये क्या होगा, पी क्यू किसके परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू किसके परपेंडिकुलर होगा, ये हमने लिख लिया ना, 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है, करेक्ट, ओके। अब हमारा क्या होगा कि पी क्यू है किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, L2, लाइन L2 के। अब L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा, L2 हमारे पास ये है, तो 0 इंटू दिस, तो 0 प्लस -2 है, एक बार लिख लेते हैं यहां पे, -2 क्या है हमारे पास, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1, ठीक है। एंड फिर 1 इंटू दिस प्लस लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। सो यहां से क्या होगा, 2 लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू प्लस माइनस ना, यस, -2 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, करेक्ट है क्या कैलकुलेशन। सो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 1 5 म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये सेकेंड इक्वेशन, यानी 3 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 2, 3 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने यहां से क्या करना है, लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा एंड म्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से 2 म्यू बराबर 0, यहां से म्यू का वैल्यू हमें क्या मिल गया 0, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, यहां से 3 लैम्डा बराबर 2 प्लस 3 म्यू, है ना, 2 प्लस, यहां से लिख सकते हैं ना 2 प्लस 3 म्यू, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0, तो 2/3, लैम्डा क्या आ गया 2/3, तो म्यू 0 एंड लैम्डा 2/3। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कोऑर्डिनेट, म्यू 0, यस, म्यू अगर 0 रखते हो, अगर आप म्यू 0 रखोगे तो यहां से क्या मिलेगा 1 कॉमा म्यू 0 -1 और ये 0, सो 1 -1 एंड 0 आ गया इस वाले लाइन का, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर इसका निकालेंगे तो हमारे पास लैम्डा का वैल्यू क्या आया था 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3 -2/3 एंड 2/3। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया कि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे यहां पे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, है ना, क्या होता है कि हमारे पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है पॉइंट, तो क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यही होता है ना, है ना। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3 -1, सो 2/3 -1 होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा -2/3 +1, प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 2/3 -0, तो 2/3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से, 2/3 -1, 2/3 तो क्या जाएगा 3 इधर जाएगा, तो 2 -1 2 -3/3, सो -1/3, तो क्या जाएगा 1/9 प्लस, यहां से भी क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/9
9 और यहां से क्या आ जाएगा 4/9 इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 4 + 1 5 + 6 6/9 का स्क्वायर रूट है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या 3 2 जा एंड 3 3 जा दैट मीन्स क्या आएगा डिस्टेंस 2/3 का स्क्वायर रूट यूनिट्स। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सो 2/3 का स्क्वायर रूट यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया और हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पैसेज टाइप क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन ना एक्चुअली बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको क्या करना होगा एक बार पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करना है। एक बार अगर क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया ना तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। बस थोड़ा सा एक बार टाइम देकर पूरे क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ओके करके यस। सो क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज जयंत, सोनिया एंड ओलिवर। ओके, एक बार लिख लेते हैं, जयंत है, सोनिया एंड ओलिवर, है ना। साथ के साथ आप लिखते चलोगे, रफ स्केच करते चलोगे, ठीक है ना। ओके, सो इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज जयंत, सोनिया एंड ओलिवर प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। यानी कुछ फॉर्म आ रहा है उसको वो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। जयंत प्रोसेस 50%, यानी जयंत क्या कर रहे हैं 50% प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनिया कितना 20%, सोनिया 20% फॉर्म को प्रोसेस कर रही है, ठीक है। एंड ओलिवर 30% कर रहे हैं। ओके, सबका निकल गया 50 30 20 100 हो गया टोटल। ओके, अब क्या करना है, जयंत हैज एन एरर रेट 0.06। अब अगर बात करें एरर रेट का, यहां पे अगर बात करें हम एरर रेट का, तो एरर रेट कितना है जयंत के केस में 0.06। इसमें बस कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। एंड सोनिया हैज एन एरर रेट 0.04, सोनिया का एरर रेट 0.04 है। एंड ओलिवर हैज एरर रेट 0.03, ठीक है, ये एरर रेट है। ओके, आपको ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अरेंज करेंगे इन सबको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालना कि अगर सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करे, क्या हो रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर। यानी सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करे और उससे एरर हो जाए, ठीक है ना। एक चीज बताएं यहां पे जरा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक बार देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आता है, PA/B। PA/B का मतलब क्या होता है, A इवेंट्स का होना जब B ऑलरेडी हो चुका है। क्या होगा, B ऑलरेडी हो चुका है तब A का होना, ठीक है ना। ऐसा मतलब हो गया ना कि जब B पहले से ही हो चुका है। जैसे मान लो कि एक बैग में एक बैग है हमारे पास, इसमें 10 ब्लैक है एंड 2 ब्लू बॉल है ना। 10 ब्लैक एंड 2 ब्लू बॉल, इसमें से क्या किया गया कि 4 बॉल को विड्रॉ किया गया, 4 बॉल को निकाला गया इस बैग से, ठीक है ना। तो ये पूछा जाए कि 4 बॉल निकालने के बाद उस 4 बॉल में से कितने ब्लू बॉल हैं, कितने ब्लू बॉल हैं, है ना। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पे 2 केस हो रहा है। एक क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम 4 बॉल यहां से निकाल ले रहे हैं, है ना। 4 बॉल निकालिए तो ये इवेंट हो गया B, है ना। अब इस 4 में से
हमें बताना है कि दो जो बॉल निकले वो दो बॉल ब्लू होना चाहिए, तो ये कौन सा इवेंट हो गया, ए। बट क्या ये होना इसके पहले पॉसिबल था, नहीं था। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये हुआ उसके बाद ही ये हुआ, है ना। तो वही चीज यहां पे है कि जब बी हो जाए ना उसके बाद ए का प्रोबेबिलिटी। अगर इस केस में बात करोगे कि यहां पे बी क्या हो गया, तो फॉर्म को प्रोसेस करना, और ए क्या हो गया कि एरर कमिट हो गया। फॉर्म प्रोसेस करेगी सोनिया तभी तो एरर होगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक बार फिर से क्वेश्चन के पीछे चलते हैं और जो डेटा दिया हुआ है वहां से हम डेटा एक्यूमुलेट करते हैं। एक बार डेटा क्या क्या है, ओके। अब हम यहां पे कुछ एज्यूम करेंगे। क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं यहां पे, हमने एज्यूम किया कि जो जयंत कर रहे हैं प्रोसेस उसका मान लो E1 इवेंट है, जो सोनिया प्रोसेस कर रही है फॉर्म E2, एंड ओलिवर जो प्रोसेस कर रहे हैं वो इवेंट E3 है। ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो जयंत का के द्वारा जो इवेंट हो रहा है वो कितना कर रहे हैं, 50%। दैट मीन्स 50 आउट ऑफ 100 होता है ना, इवेंट का डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, तो 100 में से 50 कर रहे हैं जयंत। ठीक है, उसके बाद अगर सोनिया का देखेंगे दैट मीन्स, तो इसको लिख सकते हैं 5/10, 5/10 और 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब अगर बात करें E2, तो सोनिया के द्वारा कितना है, 20/100। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ओलिवर के द्वारा, तो ओलिवर का क्या हो जाएगा, PE3, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 1/5, राइट। ओलिवर के द्वारा क्या हो जाएगा 30/100, दैट मीन्स 3/10। तो ये किसके द्वारा हो गया, ये किसके द्वारा हो गया, ओलिवर के द्वारा। तो अब ये सारा डेटा हम एक बार लिख लेते हैं, PE1, PE2 एंड PE3, 5/10, 1/5, 3/10, 5/10, 1/5 एंड 3/10। ये हमारा PE1 है, PE2 है एंड PE3 है। ठीक है, ये डेटा हमने रख लिया। उसके बाद अब क्या है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में कि एरर रेट, किसका एरर रेट है 0.06 है, किसका, जयंत का। तो इसको कैसे लिखेंगे, जयंत का। अगर मान लेते कि हम एरर रेट का जो इवेंट है, हमने क्या माना कि जो एरर रेट का जो इवेंट है इसको मान लेते E, तो एरर कब होगा, एरर कब होगा, जब कोई फॉर्म प्रोसेस करेगा। तो यहां पे ये 0.06 दिया हुआ है किसका, जयंत का, यानी 0.06 दिया गया है किसका, तो जयंत का। तो जयंत के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएं तो जयंत का एरर कब होगा, जब वो फॉर्म प्रोसेस करेगा, है ना। तो फॉर्म प्रोसेस करने का जयंत का क्या है, ये, दैट मीन्स E1 और यहां पे E हो जाएगा। सो PE/E1 क्या है, 0.06। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें सोनिया का तो 0.04 है, यस, सोनिया का 0.04, तो सोनिया का है E/E2 0.04। ठीक है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है, डेसिमल वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। उसके बाद ओलिवर का है 0.03, 0.03, सो PE/E3 0.03। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बस डेटा आपको ध्यान रखना है, डेटा को सही से रखना है ना, मेन खेल डेटा का है। ओके, अब इसमें हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, यानी सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करे और उससे एरर हो जाए। एक चीज और, अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो पी ए बाई बी क्या होता है, सो दिस इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी होता है। ओके जी, अब हमारे पास क्या है यहां, अगर बात करें यहां पे P, हमें क्या करना, सोनिया के द्वारा प्रोसेस, तो सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करे E और उससे क्या हो जाए, एरर हो जाए। तो एरर हो जाए मतलब ये एरर, ये तो हो गया सोनिया का E2 और उससे एरर हो जाए, दैट मीन्स जो फॉर्म फिल करे उसी में एरर हो जाए, तो यही हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहां से तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखते हैं, पी बी इंटू दिस, तो पी ई टू इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा, यस ये क्या हो जाएगा, सो पी पी ई बाई ई टू इंटू पी ई बाई ई टू इंटू क्या हो जाएगा पी बी, और पी बी कितना है हमारे पास, दैट मीन्स ये 1/5, सॉरी पी ई टू लिख देंगे ना, वैल्यू तो बाद में रख लेंगे, ठीक है। अब जो वैल्यू दे रखा है आप यहां पे रख लो, e बाई ई टू कितना है 0.04 और ये कितना है 1/5, क्लियर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4/100 लिख सकते हैं क्या, 4/100 लिख सकते हैं, ओके। सो 4/100 लिखें तो हमारे पास ऊपर में केवल 4 बच गया, ठीक है। अगर एक और 0 लगा दें तो यहां पे 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 8/1000 का मतलब 0.008 है ना, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया कि सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करे और उससे एरर हो जाए, तो क्या हो जाएगा 0.008, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको ध्यान रखना ये सब जो डेटा है ना, ये डेटा आपको ध्यान में रखना होगा। चलो सेकंड है, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर इन प्रोसेसिंग फॉर्म। अब एरर हो रहा है ना, किसी के द्वारा है ना, किसी के द्वारा हो सकता है, या तो जयंत के द्वारा हो सकता है, सोनिया के द्वारा हो सकता है, या ऑलिवर के द्वारा हो सकता है। तो टोटल एरर निकालना है, तो टोटल एरर क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या किसके द्वारा एरर फाइंड आउट किया, सोनिया के द्वारा, है ना, सोनिया के द्वारा, तो सोनिया के द्वारा एरर ये था, है ना। अब अगर हम सबके द्वारा एरर फाइंड आउट कर लें तो क्या हो जाएगा, P E1 इंटू P E बाई E1 प्लस P E2 इंटू P E बाई E2 प्लस P E3 इंटू P E बाई E3, है ना। ये किसके द्वारा हो गया, जयंत के द्वारा, ये सोनिया के द्वारा और ये ऑलिवर के द्वारा, राइट। अब बस क्या होगा यहाँ पे, जस्ट वैल्यू रखना है, वैल्यू रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो P E1 क्या था, P E1 5/10 1/5 3/10, 5/10 1/5 3/10, एक बार फिर से 5/10 1/5 3/10, ठीक है, ओके। और P E1 तो हमारे पास क्या है 5/10 इंटू E बाई E1 क्या था, आई थिंक 0.0, एक बार देख लेते हैं, 0.06 0.06 0.04 0.03 0.06 0.04 0.03 क्रॉस चेक 0.06 0.04 एंड 0.03, यस 5/10 और यहां पे कितना है हमारे पास 1/5
प्लस, ओके, प्लस यहां पे कितना है 3/10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अगेन 6/100 कर देते हैं, तो ये दोनों जीरो ये हट जाएगा यहां पे 6/100, तो 5 6 जा 30, 30/1000 प्लस इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो अगेन 4/100 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 अगर एक और जीरो लगा दे और यहां पे जीरो तो 8/1000 प्लस इसको करें तो क्या हो जाएगा 3/100, तो 3 3 जा 9, सो 9/1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने का ना बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन कर, कहीं पे मिस्टेक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 1000 एलसीएम 30 प्लस 8 38, 38 प्लस 9 इज 47, तो 47/1000 क्या हो जाएगा 0.047, है ना, 0.047 सही है ना। तो ये हो गया टोटल एरर, है ना, किसी के द्वारा भी हो सकता है, जयंत के द्वारा हो सकता है, क्या बोलते हैं सोनिया के द्वारा हो सकता है, या ऑलिवर के द्वारा हो सकता है, क्लियर है। तो 0.047 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देखो बस क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट इसी में है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक, जो मैनेजर है उस कंपनी का क्वालिटी चेक करना चाह रहा है, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब क्या किया, इंस्पेक्शन में क्या कर रहा है, ही सेलेक्ट ए फॉर्म एट रैंडम, उसने एक फॉर्म सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, है ना। अब जब जिस दिन प्रोसेस हो रहा था उस दिन, इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, अब वो रैंडमली जो फॉर्म सेलेक्ट करा उसमें देखा कि एरर है ना, एरर, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत। अगर छोटा में समझे तो क्वालिटी चेक करने के लिए कंपनी का मैनेजर आए, ठीक है, वो रैंडमली एक फॉर्म सेलेक्ट कर लिए, उस दिन जो फॉर्म प्रोसेस हो रहा था उसको लेकर देखा तो उसमें क्या आ गया, एरर आ गया, है ना। अब एरर आ गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें टास्क दे दिया गया, क्या टास्क दिया गया कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि जो फॉर्म था जयंत के द्वारा प्रोसेस नहीं किया गया था। तो हम क्या करेंगे यहां पे ना, हम ये कर देंगे कि ये फाइंड आउट कर देंगे कि जयंत के द्वारा प्रोसेस किया गया था। अगर जयंत के द्वारा प्रोसेस किया गया था, है ना, और इसको टोटल प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, एरर बाय जयंत, यानी जो फॉर्म प्रोसेस हो वो किसके द्वारा, जयंत के द्वारा, फाइंड आउट हो जाएगा, है ना, फाइंड आउट होगा ना। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी यस, कैसे करेंगे इसको, तो हमें क्या करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत। हम क्या कर रहे हैं यहां पे, फाइंड आउट कर रहे हैं कि फॉर्म प्रोसेस्ड बाय जयंत, हम ये फाइंड आउट कर लें कि उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें कि वो जयंत के द्वारा ही प्रोसेस किया गया है, ठीक है, जयंत के द्वारा ही प्रोसेस किया गया है। तो जयंत के द्वारा एरर कमिट करने का जो प्रोबेबिलिटी था क्या था, जयंत के द्वारा जो एरर का था, यस जयंत फर्स्ट वन, तो कितना था 0.06, 0.06, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल हमने क्या फाइंड आउट करा, 0.047, क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है।
तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, यहां से क्या आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा 6/100 है ना, और यहां से 47 और ये हो जाएगा 1000, राइट। 0.06 डिवाइडेड बाय, ओके उल्टा होगा ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहां पे कि किसके द्वारा, इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत, यानी जयंत के द्वारा फॉर्म प्रोसेस नहीं किया गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जयंत के द्वारा ही प्रोसेस हो गया हो, जयंत के द्वारा ही प्रोसेस हो जाए, वो चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म प्रोसेस्ड बाय जयंत एंड हैज एरर, और उसी के द्वारा ही एरर हो जाए, है ना, उसी के द्वारा ही एरर हो जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास कितना है टोटल, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें पीई, है ना, और जयंत के द्वारा ही एरर हो जाए तो क्या हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 होगा, ठीक है ना। अब PE1 का वैल्यू कितना है, आप देखो PE1 इज 5/10 एंड 5/10 इंटू 6/100, दैट मीन्स यही चीज तो निकालना है ना, यही चीज हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या जाएगा, तो 5 6 30 डिवाइडेड बाय 1000, यही होगा 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर लिया है क्या, 47, 0 पॉइंट क्या था 0.047, यस। तो 47/1000, सो 47 ये कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 30/47। सो ये क्या हो गया कि जयंत के द्वारा ही एरर हो जाए। अब हमें क्या निकालना है कि वो जयंत के द्वारा प्रोसेस नहीं किया जाए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत, यानी जयंत के द्वारा वो प्रोसेस नहीं किया जाए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 30/47, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 47 माइनस 30 दैट इज 17/47, राइट। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि ये चीज क्लियर है ना। हमने यहां पे क्या किया, ये चीज कर लिया ना कि ये प्रोबेबिलिटी निकाल दिए कि वो जो एरर आ रहा था ना वो जयंत के द्वारा ही आ रहा था, तो जयंत के द्वारा ये लिख दिया हमने। आप पीई के जगह पे ये सारा लिख सकते हो, पीई के जगह पे ये सारा लिख देना, ये है ना, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये होता है बेस थ्योरम, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जयंत के द्वारा वो जो एरर प्रोसेस था, मान लिए कि जयंत के द्वारा ही था, जो मैनेजर इंस्पेक्शन के लिए आए थे रैंडमली लिया था, तो हम ये मान ले के लिए वो जो फॉर्म प्रोसेस किया गया था ना जयंत के द्वारा ही, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है कि उसके द्वारा ना हो, तो दो चीजें होती है ना कि पीई प्लस पीई डैश क्या होता है 1, यानी इवेंट का होना और इवेंट का ना होना दोनों चीजें हैं, दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर सम करे तो क्या होता है 1। अगर मान लो एक का यस तो दूसरा नो, ये यस तो ये नो, यही चीज होता है। तो दोनों का सम 1, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है, ये तो 1 माइनस ये कर दिया, तो 17/47 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा इसी के और में एक और क्वेश्चन है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म
एंड लेट E1 E2 E3 बी इवेंट दैट जयंत, ये हमने कंसिडर कर लिया था कि E एरर का था और E1 E2 जयंत के द्वारा, सोनिया के द्वारा, ओलिवर के द्वारा, ये चीज तो हमने कंसिडर कर लिया था. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसका वैल्यू समेशन है हमारे पास. तो समेशन जिसको सिग्मा बोलते हैं, I इज इक्वल टू 1 2 3, क्या दिया हुआ है? तो P I डिवाइडेड बाई PE. समेशन मतलब क्या होता है? I का अलग अलग वैल्यू के लिए सम लिख देंगे. तो क्या जाएगा? P E1 बाई E प्लस P E2 बाई E प्लस, यस, क्या होगा? P E3 बाई E, है ना. अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के जस्ट स्टार्ट में हमने बताया था एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यहां पे रख देना है. तो P A बाई B क्या होता है? सो P E1 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाई PE, ठीक है, प्लस P E2 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाई PE प्लस P E3 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाई PE, ठीक है. फाइनली अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? PE और ऊपर क्या बचेगा? P E1 इंटरसेक्शन E प्लस P E2 इंटरसेक्शन E प्लस P E3 इंटरसेक्शन E. यही था ना. अब देखो P E1 इंटरसेक्शन E, E2 इंटरसेक्शन E, E3 इंटरसेक्शन E. अगर आप देखोगे ना तो ये क्या था? पीछे चलते एक बार. यही चीज तो था. ये क्या था? P E1 इंटरसेक्शन E, और ये क्या था? P E2 इंटरसेक्शन E, और ये P E3 इंटरसेक्शन E. यही था ना. यानी तीनों का सम किसके बराबर आ जाएगा? P के बराबर. हो गया क्या सॉल्व? किसके बराबर आ जाएगा? PE के बराबर. तो ये PE एंड डिवाइडेड बाय PE क्या आ जाएगा? फाइनली 1. यानी समेशन का आंसर क्या आएगा? 1. आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. इसमें और है? नहीं, अब और नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. 37 क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अगेन हमारे पास 3 क्वेश्चंस रहेंगे पैसेज के. टीम ए बी सी वेंट फॉर प्लेइंग टग ऑफ वार गेम. समझते हो टग ऑफ वार? रस्सा कस्सी, रस्सी पकड़ के खींचना, है ना. तो वो गेम खेल रहा है. कौन कौन खेल रहा है? तो ए खेल रहा है, बी खेल रहा है एंड सी खेल रहा है. ठीक है, ओके. टीम ए बी सी हैव अटैच्ड अ रोप टू अ मेटल रिंग and is trying to pull the ring into their own area. यहां पे एक रिंग बंधा हुआ है ना. इस रिंग से रस्सी यहां पे बंधा हुआ है. ठीक है ना. और सब अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रहे हैं. ओके, अब हमें क्या करना है? टीम ए पुल्स विथ फोर्स. टीम ए किस फोर्स से? तो इस फोर्स से. दैट मीन्स टीम ए F1 फोर्स से खींच रहा है. टीम बी पुल्स विथ फोर्स F2. दैट मीन्स ये हमारा F2 फोर्स से खींच रहा है. एंड टीम सी पुल्स विथ फोर्स F3. ये F3 फोर्स से खींच रहा है. ओके, नो इश्यू. यहां तक तो क्लियर है. अब मेन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद डेटा को एक्यूमुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए? इतना सिंपल. मैग्नीट्यूड ऑफ F1 निकालना है. सिंपल है ये तो. कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और k तो है नहीं, मतलब ij ही है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर दैट इज 36 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 6. ठीक है ना.
अब फोर्स न्यूटन, किलो न्यूटन, ओके हम मान के चलते हैं ये न्यूटन है। ये फोर्स हो गया फर्स्ट के द्वारा यानी टीम ए के द्वारा। व्हाट इज द, सिंपल था ये क्वेश्चन। सो टीम ए के द्वारा हमने क्या निकाल लिया, 6 न्यूटन का फोर्स F1, यही था ना, टीम ए के द्वारा यानी F6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम विल विन। ये भी सिंपल है, हम क्या करेंगे, F1 का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, F2 का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, F3 का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, है ना। जिसका ज्यादा होगा फोर्स वो जीतेगा, ऑब्वियस है। देख लेते हैं एक बार, F1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी, ओके। सो F2 का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, F2 का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 16 + 16 32, 32 का स्क्वायर रूट मतलब 4√2, है ना, इतना फोर्स लगा रहा है वो, ओके। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या हो, फोर्स 3, दैट मीन्स टीम 3 के द्वारा कितना लग रहा है फोर्स, वो फाइंड आउट करना है। सो टीम 3, यस, F3 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -3 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, राइट। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 9 + 9 18 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 3√2 न्यूटन, है ना। F1 का मैग्नीट्यूड आ गया 6 न्यूटन, ठीक है। F1 का मैग्नीट्यूड आ गया 6 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड आ गया 4√2 न्यूटन एंड F3 क्या आ गया 3√2 न्यूटन। बताओ कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। सो ए जीतेगा, टीम ए, क्योंकि इसने ज्यादा फोर्स लगाया है। यही क्वेश्चन तो था, यही क्वेश्चन तो था हमारे पास, है ना। तो कौन जीतेगा, तो टीम ए, क्योंकि इसने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये कितना था 4√2 एंड 3√2, इसने लगाया 4√2 एंड ये 3√2, तो कौन जीता, टीम ए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद इसमें कुछ दम हो, नहीं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय टीम्स, ओके। ये भी सिंपल है, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, अगर बात करें रिजल्टेंट फोर्स का, तो F1 + F2 + F3। F1 क्या है, F2 क्या है, F3 क्या है, एक बार देख लेते हैं, या उसी पेज में कर लेंगे सॉल्व, ठीक है ना, ओके, इसी में कर लेते हैं। सो हमें क्या निकालना है, F1 + F2 + F3 एंड देन उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, FR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो F1 दैट मीन्स 6I + 0j, ओके। यहां पे किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखो ये किलो न्यूटन में हो जाएगा, ये भी किलो न्यूटन में एंड किलो न्यूटन में, ठीक है ना, बस यूनिट दे रखा है तो किलो न्यूटन हो गया, नो इश्यू विद दैट। अब क्या हो जाएगा, 6I + 0j, 6I कैप + 0j कैप, अब ये क्या हो जाएगा, -4I कैप + 4j कैप -3I कैप -3j कैप, ओके। एंड दिस इज इन किलो न्यूटन, यूनिट का ध्यान रखना आपको, राइट, ओके। अब सॉल्व करें इसको, क्या होगा, 6I - 4, 6I - 4 कितना हो जाएगा, 6, यस, सो 6 पहले 4 और 3 -7, तो ये -I हो जाएगा, ठीक है। जे वाले में क्या, 4 - 3 + j हो जाएगा क्या, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या था, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर एंड +1 का स्क्वायर, दैट इज √2
किलो न्यूटन, राइट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट भी हो गया सॉल्व। तो ये क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, √2 न्यूटन इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड, ओके। सो हमारे फोर्स के द्वारा निकाला जा रहा था ना, अलग अलग फोर्स लग रहा था, F1, F2 और F3, है ना। तो किस, है ना, तो हमने अभी क्या फाइंड आउट करा, फोर्स, कौन सा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या फाइंड आउट किया हमने, एक बार देख लेते हैं। यस, क्या है, रिजल्टेंट फोर्स -I + J, बस -I + J, -I कैप + J कैप। एंगल निकालना है ना। ओके, एंगल निकालना है कि किस एंगल में वो रिंग खींचा गया। ओके, सो हमारे पास ये x डैश, y डैश, ठीक है। ओके, ये चीज तो क्लियर है, इसमें कुछ, राइट। ओके, अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप वेक्टर में चलोगे तो क्या आता है, AXI + AYJ, है ना। चेक करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है ये वेक्टर, है ना। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में होता, और अगर इसमें होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, और इस वाले में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, और इस वाले में पॉजिटिव नेगेटिव। AX के बारे में, AX हो गया x का कोऑर्डिनेट और AY हो गया y का, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, AX, AY, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट में होता तो एंगल x एक्सिस के साथ थीटा, इस क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में होता तो पाई प्लस थीटा, और इस क्वाड्रेंट में होता तो माइनस थीटा। बस यही चीज है। हम लोग एंगल किससे मेजर करते हैं, तो इस x एक्सिस से, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन x एक्सिस से, कि कितना एंगल बना रहा है ना, ये मेजर करते हैं हम। तो ये क्या आ रहा है, -I, अगर हम x डैश लेते हैं, इधर x लेते हैं, y लेते हैं, y डैश, तो -I दैट मीन्स इधर, और +J दैट मीन्स इधर, यहां पे कोई पॉइंट होगा, यानी ये फोर्स इधर आएगा, ठीक है। ये फोर्स इधर आएगा, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा होगा, क्या, सॉरी, पाई माइनस थीटा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड में क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा। अब क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, y/x मतलब ay और ax, यही होता है ना। तो यहां से tan थीटा निकालोगे क्या आप, यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड y क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना है, -1, कट गया, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, दैट मीन्स π/4। तो एंगल कितना होगा टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 विच इज 4 - 1, यानी 3π/4। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना एंगल बनाएगा, किस डायरेक्शन में रिंग जाएगा, तो 3π/4, है ना। इस एंगल पे वो रिंग चला जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, है ना, इस x एक्सिस से इस डायरेक्शन में वो रिंग चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ प्लांट y in सेंटीमीटर दिया हुआ है, with respect to its exposure to sunlight
इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. इस हाइट हम रिलेट कर रहे हैं. हाइट y में है, मतलब y हमारा यहाँ हाइट बता रहा है किसमें? सेंटीमीटर में. और x बता रहा है कि कितने दिन तक हम उस प्लांट को सन में रख रहे हैं. x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट. ये कब? लेकिन 3 दिन से पहले. ठीक है ना. तो इक्वेशन क्या बता रहा है यहां पे? इक्वेशन क्या बता रहा है? तो इक्वेशन बता रहा है प्लांट की हाइट और किस में रिलेशन है? तो कितने दिन तक हम लोग सनलाइट में उस प्लांट को एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब वहां पे सनलाइट में प्लांट को रख रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट जो उसका हाइट. ये चीज क्लियर है यहां तक? एंड x लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी 3 दिन से पहले तक. अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या है, उसके बाद डेटा उसके अकॉर्डिंग रीड करेंगे. फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट. ओके, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट यानी इसका प्लांट का ग्रोथ किसके रिस्पेक्ट में? तो नंबर ऑफ डेज एक्सपोज, दैट मीन्स dx. ओके, सिंपल. तो हमें क्या निकालना? dy बाई dx यहां पे निकालना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो y बराबर है 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. y बराबर 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. सो dy बाई dx क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x. ये कट जाएगा, सो 4 माइनस x आ गया. सो रेट क्या हो गया? dy बाई dx 4 माइनस x. यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में. ग्रोथ रेट क्लियर है? बहुत सिंपल. ओके, डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन फर्स्ट 3 days? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days. ये तो सिंपल है. यहां पे बात करोगे ना तो रेट ऑफ ग्रोथ यानी जो ग्रोथ हो रहा है उसका रेट, ग्रोथ का रेट है ना. तो ग्रोथ कैसे हो रहा था? dy बाई dx. ग्रोथ तो ऐसे ही हो रहा था ना. कितना था? 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. ये ग्रोथ बता रहा है ना. आप यहां से नहीं करोगे कि dy बाई dx 4 माइनस एक्स. अगर x का वैल्यू 3 से छोटा है तो आप रखोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. ऐसा नहीं करना है कभी भी. फिर से मैं बताऊं कि यहां पे आप ऐसा नहीं कर लोगे कि dy बाई dx हमारे पास है 4 माइनस एक्स, ठीक है, और x क्या है? लेस देन इक्वल टू 3. अगर कोई सा भी वैल्यू रखोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? dy बाई dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव मिलेगा. तो पॉजिटिव मतलब क्या यहां पे बोल रहे हो? इंक्रीज हो जाएगा, जबकि वो गलत हो जाएगा. क्यों? ये तो हमारे पास ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ यानी ये जो ग्रोथ दिया है इसका रेट है ना. ये जो ग्रोथ है इसका रेट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1, यानी क्या आ गया? -1. और -1 का मतलब लेस देन 0, दैट मीन्स डिक्रीजिंग होगा. चेंज हुआ ना आंसर? चेंज हुआ आंसर. तो इस केस में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एक क्या पूछा जा रहा है? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 days. सो हाइट दे रखा ना, y बराबर 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. ऐसा ही है कुछ. एक मिनट. y बराबर 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब यहां पे क्या करो? x का वैल्यू रख दो. x इज इक्वल टू 2 days. तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर. तो 8 माइनस यहां से क्या हो जाएगा? 4/2 दैट इज 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर.
क्लियर है क्या? 4 इंटू 2 8 और ये हो जाएगा 4/2 2, तो 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। कब? 2 दिन के बाद। कि इसमें जो भी कंसेप्ट अप्लाई किया गया, यूज किया गया, आपको सब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना? सो इस सैम्पल पेपर को आप बार बार सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, कहीं पे डाउट हो तो सॉल्यूशन देखो, है ना? बार बार सॉल्व करने से क्या होगा कि जो भी इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है, जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है ना? सो ये हो गया हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट। ओके, सो यस, अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एंड यस, अगेन हमसे और भी आपको जुड़े रहना है। क्यों जुड़े रहना? क्योंकि इसके बाद का जो भी फिर से अगर सेशन होगा, उसमें अगर बच्चे, आपके फ्रेंड्स, दोस्त, भाई प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के लिए या जेई के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। ठीक है ना? ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।